सिटी न्यूज़ चैनल के दर्शकों की सेवा में मैं सतीश अग्रवाल हमारी नियमित स्वास्थ्य विषय चर्चा हेल्थ केयर में एक बार फिर आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। मित्रों, हमारी इस नियमित चर्चा में हम हमारे मेडिकल साइंस से संबंधित कुछ पहलुओं को प्रस्तुत करते हैं। हमारा मेडिकल साइंस कहता है कि इसमें हम क्यूरेटिव, प्रमोटिव और प्रिवेंटिव ये तीन पहलुओं को शामिल करते हैं। क्यूरेटिव वो होता है कि जब हम किसी बीमारी का उपचार करते हैं। प्रमोटिव वो होता है कि जब हम जन जागृति करते हैं, जो हमारा उद्देश्य इस कार्यक्रम के माध्यम से हमेशा रहा है। और प्रिवेंटिव होता है कि जब किसी बीमारी को रोकने के लिए कोई उपाय किए जाते हैं। और इसके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है वो है वैक्सीनेशन यानी टीकाकरण। हाल ही के वर्षों में इस टीकों की संख्या में काफ़ी वृद्धि हुई है और इसके कई सुखद परिणाम भी दिखे हैं कि आज हम लोगों की बाहों पर चेचक के टीके की जो निशान है, सौभाग्य से इस पीढ़ी को वो टीका देने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यह बीमारी पूरी दुनिया से मिट चुकी है। कोशिश है कि अन्य कई बीमारियां और इस लाइन में आए और हम उसे निजात पा सकें। और विशेषज्ञों का मानना है कि इसका सर्वश्रेष्ठ उपाय टीकाकरण है। आज इस विषय पर मार्गदर्शन के लिए स्टूडियो में जो एक्सपर्ट मौजूद हैं, हम अपने आप को बड़ा भाग्यवान मानते हैं कि वे महाराष्ट्र स्टेट आईपी के प्रेसिडेंट हैं। हमारे बीच डॉक्टर प्रमोद जी कुलकर्णी सर उपस्थित। सर, स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत। धन्यवाद। डॉक्टर कुलकर्णी सर सोलापुर से हैं और वहाँ पर ये अश्विनी मेडिकल इंस्टीट्यूट से अटैच है, जहाँ पर ये पोस्ट ग्रेड स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं और इनकी खुद की प्राइवेट प्रैक्टिस भी है। सर का व्यक्तित्व का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, किसी भी विषय पर बोलने के पहले सर पूरी तैयारी के साथ में आते हैं, जो कि एक अभिनंदनीय कदम है। सर, हम विषय की ओर आते हैं। तो जैसा हमने बात बताया कि ये टीकाकरण या वैक्सीनेशन ये काफ़ी ज़रूरी है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसे ज़रूरी है या नहीं। हम अगर हमारे बच्चों को, हमारे दूसरी पीढ़ी को अच्छा स्वास्थ्य अगर देना चाहते हैं, अगर हम भारत के बच्चों की पीढ़ी हेल्दी बनाना चाहते हो, तो टीकाकरण एक बहुत बहुत ज़रूरी चीज़ है। क्योंकि यही एक ऐसा वेपन है कि जो हम वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीज से फाइट करके उसके ऊपर हम विक्ट्री दे सकते हैं। तो ताकि अगले पीढ़ियों में ये जो बीमारियां हैं जो वैक्सीन से आज हम प्रिवेंट कर सकते हैं, और अगर हम आज रोक दें तो कल की पीढ़ियां उससे बाधित नहीं होगी। मित्रों, इसी वैक्सीन के चलते हम लोगों ने पोलियो पर नियंत्रण पाया है और सन 2011 के बाद से हमारे देश में पोलियो का एक भी केस नहीं आया है। और ये सब संभव हुआ है पोलियो के विरुद्ध जो टीका हम उपयोग में लाते हैं उसकी वजह से। सर, जो वैक्सीन या टीका हम देते हैं तो शरीर में किस तरह से काम करता है और बच्चों को उस बीमारी से बचाता है? वैक्सीन्स दो तरह के होते हैं, किल्ड बोलते हैं और लाइव बोलते हैं। दोनों तरीके से अगर उदाहरण के तौर पे लेंगे तो एक डिसीज की जो कोई जर्म्स है, या तो लाइव लेकिन उनकी डिसीज करने की क्षमता कम की जाती है, जिसे एटेन्यूएटेड बोलते हैं, और या किल्ड वो वैक्सीन के बैक्टीरिया का कोई एक पार्ट थोड़ी मात्रा में बच्चों के शरीर पे इंजेक्ट की जाती है या दी जाती है, जिसका असर हो के बच्चों की इम्यूनोलॉजिकल सिस्टम जो है वो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज तैयार करती है। तो वो समझते ही नहीं ये अपना दोस्त नहीं है, ये अपना दुश्मन है, तो इसे मारने के लिए हमें फाइट करनी चाहिए और शरीर की तरफ से वो उसकी एक फौज तैयार हो जाती है एंटीबॉडीज की। अब इसका फायदा क्या होगा? आज बच्चे को हमने एक डोज दे दिया, बच्चे के बदन में उसके एंटीबॉडीज तैयार हो गए। कल वाकई में अगर उस पर्टिकुलर बीमारी के जर्म्स बच्चे के शरीर में चले गए, तो उस वक्त ये जो एंटीबॉडीज की फौज बच्चे के बदन में ऑलरेडी रेडी है, वो उन जर्म से फाइट करेगी और वो डिसीज बच्चे को नहीं होगा। ये वैक्सीनेशन का ओवरऑल प्रिंसिपल। तो मित्रों,
जो संक्रामक बीमारियां होती हैं, इन्फेक्शियस डिजीज होती हैं, उसका एक सादा सा नियम है कि किसी व्यक्ति में बीमारी होगी या नहीं होगी, ये दो तत्वों पर आधारित है कि जंतु कितना पावरफुल, उसकी संख्या कितनी है, और शरीर में उससे लड़ने की जो फौज है, जिसे सर ने एंटीबॉडीज़ की फौज कही है, वो हमारे शरीर में प्रतिकारक शक्ति, प्रतिरोधक शक्ति कितनी है। फौज अगर ज़्यादा, जंतु ज़्यादा होते हैं, प्रतिकारक शक्ति कम होती है तो बीमारी होगी, और अगर प्रतिकारक शक्ति अच्छी है तो बीमारी से बचाव होगा। और हमारी जो टीकाकरण वैक्सीनेशन है, इसका उद्देश्य भी यही है। सर हम देख रहे हैं कि दिनों दिन टीकों की संख्या बढ़ती जा रही है, खासकर के पालकों की और समाज में चिंता है कि शायद इससे डॉक्टरों को फायदा हो सकता है। ये कहाँ तक सही है? जब हम ये कहते हैं कि नंबर ऑफ वैक्सीन्स बढ़ रहे, एक बात हम भूल रहे कि उन बढ़ते हुए वैक्सीन से जो बीमारियां हम रोक रहे उनका नंबर भी काफ़ी बढ़ गया है। तो आज बहुत सारी बीमारियां ऐसी है कि जिन्हें हम इस वैक्सीन की जरिए रोक सकते हैं। पहले क्या था, हम ट्रिपल दिया करते थे, बीसीजी दिया करते थे, बाद में थोड़ा मीजल्स आ गया, खत्म। तो धनुर्वात, घटसर्प, पोलियोमाइलाइटिस और काली खांसी और बाद में खसरा, इन 2-4 बीमारियों पे कंट्रोल हमें वैक्सीन के जरिए पॉसिबल था। अब क्या हुआ है, नए वैक्सीन आए हैं, निमोकोल वैक्सीन हम दे रहे हैं, उससे निमोनिया कंट्रोल कर रहे हैं, मेनिंजाइटिस कंट्रोल कर रहे हैं, कुछ हद तक कान फूटना ये कंट्रोल हो रहा है। एमएमआर वैक्सीन आया है जिससे मम्स कंट्रोल हो रहा है, रुबेला कंट्रोल हो रहा है। चिकन पॉक्स वैक्सीन आया है जिससे हम चिकन पॉक्स हो रहे हैं। तो नेचुरल मैं मानता हूं कि वैक्सीन का नंबर बढ़ गया है, लेकिन उसका बेनिफिट भी बढ़ गया है। ऑब्वियसली जैसे हमने आज, आप शुरुआत में जैसे आपने कहा कि स्मॉल पॉक्स वैक्सीन हम दिया करते थे, अभी स्मॉल पॉक्स दुनिया में नहीं है, हमने वैक्सीन ओमिट कर दिया क्योंकि हम स्मॉल पॉक्स से विक्ट्री पा चुके हैं। ऑलमोस्ट वी आर ऑन द वर्ज। अभी पोलियोमाइलाइटिस भी आउट ऑफ इंडिया हो रहा है, कुछ दिनों के बाद हम पोलियो वैक्सीन भी हमारा बंद हो जाएगा। तो जैसे जैसे हम डिसीज कंट्रोल कर पाएंगे वैक्सीन नंबर कम होगा, लेकिन जैसे जैसे नए नए वैक्सीन हम रिसर्च से ढूंढ लेंगे और नई नई बीमारियां उससे रोकने की कोशिश करेंगे, ऑब्वियसली नंबर बढ़ते जाएगा। जब तक वैक्सीन कोई नया है, कॉस्ट भी ज़्यादा रहेगी, ये भी मैं मानता हूँ। जैसे हमने हेपेटाइटिस बी वैक्सीन को देख लिया, 20-25 साल पहले जब वो आया बहुत कॉस्टली था, आहिस्ता आहिस्ता इंडिया में हम मैन्युफैक्चर करने लगे, अभी एट अ वेरी नॉमिनल रेट आज हमें हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन, वैसे बाकी वैक्सीन पे भी होगा। लेकिन ये दुनिया की रीत है, कोई भी चीज़ नहीं आई है। अब प्लाज्मा टीवी लेंगे और एलईडी टीवी लेंगे तो भी पहले कुछ साल में उसकी कीमत ज़्यादा ही रहेगी। जैसे प्रोडक्शन होते जाएगा, लोग ज़्यादा लेते जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता कीमत कम होगी। वैसे आज हुआ है, निमोकोल वैक्सीन आज कॉस्टली है, चिकन पॉक्स वैक्सीन कॉस्टली है, लेकिन हम जैसे यूज़ करते जाएंगे, ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाएगा, ज़्यादा कंजम्पशन होते जाएगा, ऑब्वियसली उसकी कॉस्ट भी कम हो जाती है। तो जिस तरह से सर ने बताया कि टीकों का जो उपयोग हुआ है, तो पुराने समय में बच्चों में, नवजात शिशु में धनुर्वात एंड टिटेनस होता था, जिसे हम नियोनेटल टिटेनस कहते हैं, अब वो देखने को नहीं मिलता। पुराने समय में खसरा, मेजल्स से दिमाग पे जो असर होता था, एंकेफेलाइटिस होता था, इसके पूरे वार्ड भरे होते थे, अब वो देखने को नहीं मिलता। हो सकता है कुछ वर्षों में शायद खसरा भी देखने को, मेजल्स देखने को नहीं मिले, और ये सब संभव हुआ है मात्र एक चीज़, टीकों के कारण से। सर का कहना है कि शुरुआत में भले ही हमें महंगे लगते हैं, हो सकता है जिस तरह इसका उपयोग बढ़े, या कि हमारे देश में अगर इसका प्रोडक्शन शुरू हो गया तो इनकी कीमतें कम हो सकती है। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ, आज हम सोचते हैं ये वैक्सीन देने में इतना खर्चा है। समझो मान लो आपने वैक्सीन नहीं दिया और आपके बच्चों को वो बीमारी हो गई, तो बीमारी ट्रीटमेंट देने के लिए जो कॉस्ट हो जाएगी वो इस वैक्सीन से कई ज़्यादा होगी। तो अच्छा है कि हम आज बच्चों को वैक्सीन दें, कॉस्ट भी बचाएंगे और बच्चे के हेल्थ भी हम अफेक्ट नहीं करेंगे। और जिस तरह से अभी स्कूल में कंपटीशन वगैरह बढ़ रही है, पढ़ाई का बोझ बढ़ रहा है, तो अगर बीमारी का से बच्चा स्कूल से ऑब्वियसली स्कूल का एब्सेंटिज्म बढ़ेगा, ऑब्वियसली सोशल फैक्टर्स भी है जिसकी भी कॉस्ट हम पे करते हैं। तो एक ही वैक्सीन के लिए जितने पैसे या हॉस्पिटल का बिल, इतना ही खर्चे का सवाल नहीं है। बच्चा का एब्सेंटिज्म है, उसका घर के लिए स्ट्रेस है, बाकी घर के लोगों का वो बच्चे की बीमारी में देखभाल करने में सब तरह का टाइम है, ह्यूमन आवर्स जाते हैं, ये सब का अगर कॉस्ट कैलकुलेट करे तो वो वैक्सीन से कई यानी अगर पालक वहाँ पे अपना काम छोड़ के बैठेगा, बैठे तो उधर भी लॉस हो। पिताजी काम पे नहीं जा सके, माँ स्ट्रेस पे रहेगी, घर पे आना जाना, हॉस्पिटल में एडमिट करना, जाते आने का खर्चा सब बढ़े देगा, तो वैक्सीन की कॉस्ट उससे कई कम है। और अगर बच्चा घर में इन्फेक्टेड, शायद दूसरे बच्चों को और किसी को स्प्रेड करेगा वो। तो मित्रों, जो समाज में मान्यता है
ये कुछ एक लोग इस टीके के विरोध में है कि टीके नहीं होना चाहिए, टीकों से नुकसान होता है, या कुछ एक पैथी में टीकों की कहीं जगह ही नहीं है। तो ये धारणा नितांत गलत है। हर कीमत पे हमें अपने बच्चों को टीका दिलाना चाहिए। सर, एक थोड़ा सा एक विषमता पाई जाती है कि जो गवर्नमेंट का शेड्यूल होता है, सरकारी टीके दिए थे वो, और जो प्राइवेट में दिए जाते हैं वो। तो सरकार की दिए जाने वाले टीके की संख्या कम, भले ही वो निःशुल्क मिलते हो, और प्राइवेट वाले टीके ज़्यादा होते हैं। तो आप इस बारे में क्या सलाह देंगे? सही दोनों है, कोई गलत या कोई सही है सवाल नहीं है। ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप कौन सी शेड्यूल से जाना चाहते हैं। कोई भी शेड्यूल अपना लो, लेकिन उस शेड्यूल के मुताबिक अपने बच्चे का टीकाकरण पूरा कर लो। अब जैसे आपने कहा कि गवर्नमेंट शेड्यूल छोटा है, वैक्सीन कम है, सबसे बड़ी वजह यह है कि गवर्नमेंट नए नए जो भी वैक्सीन आजकल रिसर्च की वजह से आ रहे हैं वो सब वो शेड्यूल में इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकती, क्योंकि उनकी कॉस्ट ज़्यादा है। क्योंकि गवर्नमेंट को ये जिम्मेदारी है, एक बार शेड्यूल में दिया तो हर बच्चे को दिया जाए, और इतनी बड़ी पॉपुलेशन को नए नए वैक्सीन, इतनी कॉस्टली वैक्सीन गवर्नमेंट को निःशुल्क देना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इसलिए जो पॉसिबल है गवर्नमेंट डे बाय डे ऐड करते जा रही है। वी आर हैप्पी कि अभी पेंटावेलेंट वैक्सीन गवर्नमेंट ने ऐड कर दिया है। हिप जो आज तक नहीं था वो आ गया गवर्नमेंट के शेड्यूल में। कुछ देर पहले मीजल्स आ गया, तो आज आहिस्ता आहिस्ता उनका भी शेड्यूल बढ़ रहा, लेकिन जैसा जैसा गवर्नमेंट अफोर्ड कर पाएगी गवर्नमेंट वो बढ़ाएगी। रही बात दूसरे शेड्यूल्स के बारे में, लिस्ट बड़ी है। अगेन इट डिपेंड्स करता है आपके ऊपर। अगर आपकी अफोर्डेबिलिटी है, अगर आप वैक्सीन पे स्पेंड कर सकते हैं, तो मैं रिकमेंड करूंगा जितनी ज़्यादा वैक्सीन दे सकते हो दे दो। अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा डिसीजेस से प्रोटेक्ट करने की कोशिश करो। मैं हर बात एक एग्जांपल देता हूँ कि हम किसी रिश्तेदार की शादी में जाते हैं यार, जाने आने का खर्चा करते हैं, बहुत बड़ा गिफ्ट देते हैं उनको, काम धाम 4 दिन छोड़ते हैं। ये सब क्यों करते हैं? उस वक्त हम कॉस्ट नहीं सोचते, फार मोर देन वैक्सीन कॉस्ट। अपने बच्चे को 5,000 का वैक्सीन, आज तक का वैक्सीन, कॉस्टलीस्ट वैक्सीन आज कौन सा है? निमोकॉकल है, सो अराउंड 4,000। 4,000 हम देने में सोचते नहीं यार महंगा है, नहीं वहाँ पर हम ऐसी बातों में कितना फिजूल खर्चा करते हैं अपने बच्चे के प्रोटेक्शन के लिए, हम ये नहीं कर सकते। तो ये मैं मानना थोड़ा डिफिकल्ट लगता है मुझे कि ये वैक्सीन कॉस्टली है, नहीं है। हमारी प्रायोरिटीज अलग है। हम अपने बच्चे के हेल्थ को जिस दिन प्रायोरिटी देंगे, ये वैक्सीन आपको महंगा नहीं लगेगा। तो कोशिश करनी चाहिए बाकी खर्चा कम करो, लेकिन बच्चे को प्रोटेक्ट करो, बच्चे को प्रोटेक्ट करो, उसको स्वस्थ रखो। इसे प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो हम अगर मान के चल तो हमारी पूरी प्रॉपर्टी, हमारी संपत्ति, हमारी जायदाद हमारा बच्चा है। अगर वो स्वस्थ, वो ही स्वस्थ नहीं है तो बाकी चीजों में क्या रखा है? क्या रखा है? सर, ऐसा होता है कि जैसे हम लोग भी अनुभव करते हैं और हमारे पालकों की अक्सर शिकायतें होती है कि ये जो वैक्सीन का टेबल है, तख्ता, ये बदलते रहता है। जैसे पहले मीजल्स एक ही बार दिया था, 2 बार हुआ, फिर आईपी रिकमेंड करती है मीजल्स के एमएमआर दिया जाए, वो भी 1 नहीं 2 दिया जाए। इसका कारण क्या है और इसकी उपयोगिता क्या है? इससे सबसे बड़ा एक तत्व इसके पीछे है, मेडिसिन इज अ डायनामिक साइंस। मेडिसिन में जो आज सच है जरूरी नहीं कि वो कल सच होगा, या जो आज गलत है जरूरी नहीं कि कल भी वो गलत रहेगा। रिसर्च जैसे होते जाते हैं, नई नई इंफॉर्मेशन मिलती है, नए नए फीडबैक्स मिलते हैं, तो हम अपने आप को सुधारने की कोशिश करते हैं। मीजल्स वैक्सीन पहले एक बार दिया जाता था, लेकिन समझ में आ गया कि नहीं, एक बार वैक्सीन से बच्चे पूरे प्रोटेक्ट नहीं होते, तो उनका दूसरे एक डोज की जरूरत पड़ती है। एमएमआर वैक्सीन पहले 15 महीने पे दिया जाता था, फिर हम रेकमेंड कर रहे हैं अभी 9 महीने पे दे दो, क्योंकि हमारे पास बच्चे 1 साल से पहले बच्चों को भी मीजल्स आ रहा है, मम्स आ रहा है, तो उनको अर्लियर प्रोटेक्शन की जरूरत है। तो जैसे जैसे हमें एविडेंसेस मिलते जाएंगे, जैसे जैसे हमारा ज्ञान उस डिसीज के बारे में बढ़ते जाएगा, वैसे वैक्सीन के शेड्यूल में थोड़ा चेंजेस होते रहेंगे। इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स की इम्यूनाइजेशन कमेटी रिव्यू करती है, देखती है कि आज तक इतना वैक्सीन ये वक्त पे इतने डोज पे दे, कितना फायदा हुआ है, कोई चेंजेस जरूर है, और टाइम टू टाइम वो चेंज करते हैं। एंड इट्स बेटर दैट वी विल फॉलो दैट चेंज, क्योंकि आप और मैं छोटे पैमाने पे हम कैलकुलेशन में नहीं आ सकते। तो वाइड बेस्ड जब डाटा रहता है, मिलने वाला इंफॉर्मेशन, मिलने वाला फीडबैक वाइड बेस्ड रहेगा, तो दैट इज ऑब्वियसली अ मोर ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। एंड अकॉर्डिंगली जैसे इंडियन अकेडमी या कोई और गवर्नमेंट का शेड्यूल जैसे चेंज होता, वो चेंज शेड्यूल फॉलो करना अच्छा है। तो मित्रों, एक बहुत साधारण बात में ये कहें तो मेडिसिन का एक नियम है। सर ने कहा कि डायनेमिक साइंस कि 2+2 हमेशा 4 नहीं होंगे, ये कभी 5 भी हो सकते हैं, कभी 3 भी हो सकते हैं। तो एक कोई निश्चित गणित नहीं है। और जिस परिवर्तन की हम चर्चा कर रहे हैं, तो ये
पूरे एक्सपर्ट्स बैठकर जितना अभी तक काम हुआ उसका रिव्यू करते हैं, उसके हिसाब से आगे की पॉलिसीज़ निर्धारित करते हैं। आमतौर पर लोगों की शिकायतें हैं कि ये वैक्सीन के नंबर बढ़े जा रहे हैं, पर अगर हम पुराने समय में देखें, जब हेपेटाइटिस बी यानी पीलिया का जब इंजेक्शन आया था, उस समय 3 डोज और 2 बूस्टर दिए जाते हैं 5 और 10 साल में। फिर ये महसूस हुआ 10 साल की कोई ज़रूरत नहीं है, 5वें साल में दिए जाना है, और आज की घड़ी में सिर्फ 3 ही डोज दिए, तो डोज बढ़े नहीं बल्कि कम हुए हैं। तो ये भी संभव है, और ये भी रिसर्च से पता चला है कि ये देने से भी उतना बढ़ता है। पहले 3 डोज देने के बाद 5 साल फॉलोअप होने तक हम ये नहीं बोल सकते कि 5 साल के बाद देना जरूरी नहीं है। 10 साल होने तक हम ये नहीं, अभी वैक्सीन आके 10 से ज़्यादा साल हो गए तो हमें पता चल गया है कि पहले 3 इंजेक्शन का असर प्रोटेक्टिव लेवल तक 10 साल तक रहता है, तो हमें बीच में कोई इंजेक्शन देने की जरूरत नहीं। तो जैसे आपने बात, शुरुआत को हम रेकमेंड करते थे 5 साल पे बूस्टर हो तो 10 साल पे, अब हम नहीं बोलते। अब हम बोलते हैं प्राइमरी 3 डोसेज, लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटीज, बिकॉज अभी अब वैक्सीन शुरू हुए हमें 20-25 साल हो गए, हमें मालूम है कि वो 3 साल, जैसे हमारा एक्सपीरियंस, हमारा ज्ञान बढ़ते जाएगा वैसे हमारे शेड्यूल में चेंजेस होते जाएंगे। हाँ, तो मैं तो उल्टा ही बोल रहा हूँ कि जो लोगों की एक शिकायतें हो रही कि नंबर बढ़ते जा रहे हैं, तो होता है कम भी हो सकता है। हेपेटाइटिस बी का आपने एग्जांपल बहुत सही दिया है, वो कम हो रहे हैं, कम भी हो सकता पहले है। 5 बोलते थे, आज 3 पे हम रुक रहे हैं। सर, अभी एक नई वैक्सीन चल रही है जिसे आईपीवी या इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन है, और हम जो दिया करते हैं जो मुंह से पिलाने की पोलियो वैक्सीन, ये दोनों में क्या अंतर है? क्योंकि लोगों में इसके प्रति बड़ा कंफ्यूजन है। ओरल पोलियो वैक्सीन जो आज तक दिया जाता था, रियली गुड वैक्सीन, दैट हैज डन इट्स जॉब। हम पोलियो ऑलमोस्ट इरेडिकेशनच्या पोझिशन पे, इंडिया हैज बीन ऑलरेडी डिक्लेअर्ड। लेकिन पोलियो, ओरल पोलियो वैक्सीन लाइव वैक्सीन है, तो उससे कुछ साइड इफेक्ट, जैसे वैक्सीन डिराइव्ड पोलियोमाइलाइटिस और फ्लैसिड पैरालिसिस के कुछ केसेस नज़र आ गए, और उसकी वजह प्रॉबेबली ये लाइव वैक्सीन होने की वजह से तो थोड़ा चेंजिंग में शिफ्टिंग आ गया, और किल्ड वैक्सीन देना ये होगा। इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन इज अ किल्ड पोलियो वैक्सीन, तो उससे वैक्सीन डिराइव्ड पोलियोमाइलाइटिस होने का कोई चांस नहीं है। और दूसरी जो हर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं, जिसमें समाज में ये पूरा एक बच्चा या दूसरा बच्चा प्रोटेक्ट करना हमारा पर्पस नहीं है, ये पूरी सोसाइटी को जो प्रोटेक्ट कर रहा है, उसके लिए ओरल पोलियो वैक्सीन से, हमें इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन से हम ये टारगेट अच्छी तरह अचीव कर सकेंगे। तो कम से कम 2 डोसेस 4 to 6 वीक्स अपार्ट हर बच्चे को इंजेक्टेबल पोलियोमाइलाइटिस देना अभी आईआईपी की पॉलिसी है, एंड दैट्स अ गुड पॉलिसी दैट इज गोइंग टू हेल्प आवर चिल्ड्रन इन द लॉन्ग रन। तो मित्रों, जिस आईपीवी या इनएक्टिवेटेड पोलियो इंजेक्शन की सर चर्चा कर रहे हैं, ये अगर बन सका तो हर एक बच्चे को दिलाना ज़रूरी है। सरकार की तरफ से कोशिश है कि इस इंजेक्शन को भी शेड्यूल में शामिल किया जा रहा है, लेकिन साथ में एक शर्त ये भी है कि जो सरकार द्वारा पल्स पोलियो कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें ओरल डोज दिया जाता है, इसे बंद ही करें। भले ही बच्चे को पूरे आईपीवी के 3 डोजेज मिल चुके हैं, तो भी ये देना ज़रूरी है। सर, नई वैक्सीन की चर्चा होती है, खास करके एक न्यूमोनिया के विरोध में एक वैक्सीन आई है, इस बारे में आपके क्या विचार? निमोकोकल वैक्सीन सिर्फ निमोनिया के लिए नहीं है, ये 2-3 चीज़ों पे काम आएगा। निमोकोकल जो ऑर्गेनिज्म है उसके अगेंस्ट वैक्सीन है, या तो ये निमोनिया कॉज करते हैं या मेनिंजाइटिस कॉज करते हैं, और कुछ चीज़ों में बच्चों के ओटाइटिस मीडिया, कान फूटना, पी पाना, इसके काम आता है। अच्छा वैक्सीन है, कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन अगेन, जैसे हमने अभी कहा, नया वैक्सीन है, कॉस्ट ज़्यादा है। आज अगर 3 डोज देने तो घर के फैमिली पे 10-12 हज़ार का बर्डन आएगा। जैसे मैंने पहले भी कहा कि नया वैक्सीन कुछ दिन के बाद वो सस्ता हो जाएगा, लेकिन तब तक हम हमारे बच्चों को बगैर वैक्सीन के रखने, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं ज़रूर देना, क्योंकि उससे बेनिफिट ही है। और जैसे हमने कहा, पैसा हम बहुत सारी जगह पे खर्चा करते हैं, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है कि हम बच्चे के लिए प्रोटेक्शन के लिए, निमोनिया प्रोटेक्शन के लिए कुछ हज़ार खर्चा करें। तो बहुत चीज़, तो मैं हर व्यक्ति को ये बोलना चाहूँगा कि जो कहता है कि वैक्सीन की कॉस्ट ज़्यादा है, बट आपके प्रायोरिटी बदलो। बहुत सारी आप गहने लेते हैं यार, गोल्ड लेते हैं, क्या करते हैं आखिर लेके? और अपना बच्चा गोल्ड से ज़्यादा कम क्या, अपने बच्चे की सेहत अच्छी बनाओ, घर में कोई गोल्ड नहीं रहा तो चलेगा। सबसे गोल्डन चीज़ तो अपना बच्चा आपका गोल्ड है, और क्या है। सर, चर्चा के अंतिम मोड़ पर हैं, और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम जो अपने एक्सपर्ट्स होते हैं उनके स्वभाव का या उनके कैरेक्टर का एक अछूता पहलू हम दर्शकों सामने लाते हैं। हमारे दर्शक आपसे जानना चाहिए, आप अपने स्वभाव का गुण अवगुण क्या मानते हैं?
अवगुण तो मैं खुद बता सकूंगा, गुण तो दूसरों नहीं बताने चाहिए। फिर भी जहां तक मैं अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करता हूं, आई लाइक टू बी ऑलवेज ऑर्गेनाइज्ड। कोई चीज़ गड़बड़ से है करी, जैसी हो सके चले, ये कुछ हद तक मुझे डिस्टर्ब करता है। अगर कोई चीज़ करनी है तो मैं मेरे मन में कुछ प्लान करता हूँ कि मुझे इस तरह से करनी है। अभी सतीश अग्रवाल के घर जाना इनवाइट किया है कि उन्होंने बोला है कि सर 8 बजे आ जाओ, तो मैं कोशिश करूँगा कि मेरे घर से मैं 7:45 बजे तक निकलूँ, सर के पास वक्त पे पहुँचूँ, ताकि उन्हें भी मुझसे कोई दिक्कत ना हो, ना मुझे भी होना चाहिए। एक थोड़ा स्वभाव, इसे आप गुण कहिए, शायद लोग इसे अवगुण भी कहेंगे, लेकिन मैं तो कहता हूँ ये गुण है कि मैं ऑर्गेनाइज रहना चाहता हूँ। अवगुण तो ऐसा मुझे लगता है कि कभी कभी मैं छोटी छोटी चीज़ों पे ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता हूँ। एट टाइम्स मैं थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता हूँ। सामने वाला कोई भी, कभी हॉस्पिटल का स्टाफ, कभी बच्चे, कभी कोई, तो भी जस्ट उसकी लपेट में आ जाते हैं। लेकिन शायद मैं ऐसा कहता हूँ कि प्रॉबेबली जो चीज़ मुझे एक्सपेक्टेड रहती है, जो ऑर्गेनाइज होनी चाहिए, कहीं गलती से यह नहीं हुआ। मैंने अभी साइन करके पेन यहाँ रख दिया, दूसरी बार मैंने हाथ डाला पेन नहीं मिला, तो मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ, यार अभी रखा था कहाँ गया। ये जब चीज़ें लोगों के से नहीं होती तो मैं ज़रा डिस्टर्ब हो जाता हूँ। और ये अवगुण है, मैं मानता हूँ कि हर आदमी को मेरी जैसे होना चाहिए ऐसा नहीं है, और मैं भी भाई बहुत ज़्यादा परफेक्शनिस्ट नहीं हूँ, लेकिन थोड़ी थोड़ी जगह पे जो परफेक्शन में मेंटेन करने की कोशिश करता हूँ, अगर वो नहीं हुआ तो मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ। सर, आपकी बातचीत से लग रहा है कि जो काम आप करना चाहते हैं उसमें आप 100% देना चाहते हैं। मिस्टर परफेक्शनिज्म पर उस तरह देना चाहते हैं। इसे बहुत बड़ा नाम हुआ इस दिशा में, क्योंकि हमारे दर्शक जो देख रहे हैं, खासकर युवा वर्ग देख रहा है, इस चीज़ से मोटिवेट होगा। इसके लिए आप क्या कोशिश करते हैं, या आप उनको क्या सलाह देंगे? आप कहते हैं मैं अपने आप को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करता हूँ। अभी मुझे स्मार्टफोन्स तो अभी आ गए, मोबाइल्स तो अभी आ गए, लेकिन बहुत पहले जब से स्मार्टफोन नहीं था, वो पिछले एक इलेक्ट्रॉनिक ऑर्गेनाइजर करके एक मिलता था, उससे पहले डायरी पेन था। आई ऑलवेज कीप अ नोट ऑफ एनीथिंग, कि अगर सतीश अग्रवाल सर ने मुझे 25 तारीख को सुबह में 10 बजे बुलाया है, तो मैं दिमाग में रखना नहीं, आई डोंट बिलीव माई ब्रेन। मैं लिख के रखता हूँ 25 तारीख को सतीश अग्रवाल सर के घर जाना है, या किसी को फ़ोन करना है, लिख के रखता हूँ। कर मेरे कोई दोस्त का बर्थडे रहा, मुझे विश करना ज़रूरी है, आई पुट इट ऑन माई पेपर। पहले मैं पेपर पे लिखा करता था, बाद में आहिस्ता आहिस्ता इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आ गया। आज मेरा स्मार्टफोन मेरे रिमाइंडर से ज़्यादा भरा हुआ रहता है, ताकि मैं ये भूल ना जाऊँ कि सतीश सर को मुझे विश करना है उनके बर्थडे के दिन। नहीं किया तो क्या होगा, ऐसा बोलेगे तो कुछ नहीं है, लेकिन दैट डजंट मेक मी कंफर्टेबल। मुझे लगता है मैं ये करना चाहिए, मैंने नहीं। ये ऑर्गेनाइज होने के लिए हर चीज़ आई सी दैट इट इज़ डॉक्यूमेंटेड, कि हर चीज़ लिख के रखता हूँ, कहीं ना कहीं रिमाइंडर्स रखता हूँ उसके होने के बाद, उसको चेकलिस्ट के बाद करता हूँ, ये हो गया मुझे काम, आज ये काम करना था, वो आज किसी वजह से नहीं हुआ तो मैं रीशेड्यूल करता हूँ। दैट इज़ व्हाट आई यूजुअली डू। अलार्म्स मेरे रहते हैं होने के बाद, और मुझे अच्छा लगता है कि वाह मैंने एक काम इस वक्त पे मुझे करना चाहिए था, मैंने किया, उससे कुछ ज़्यादा बहुत बड़ा फायदा है वगैरह ऐसा नहीं है। दैट मेक्स मी कंफर्टेबल। एक तो एक चरित्र की, एक स्वभाव की, एक पर्सनैलिटी की विशेषता होती है, और जो हमारे युवा वर्ग के लिए भी एक काफ़ी प्रेरणा का काम करते हैं कि अगर आप कोई काम करना चाहते हो, पहले अपने आप को तैयार कर लें, तैयार करने देखें कि उसको आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं, एग्जीक्यूट करने उसको आप रिव्यू कीजिए कि आपने जो किया सही किया नहीं किया है, तो ये एक आपको परिपूर्ण व्यक्तित्व प्रदान करता है। और जिस तरह से हम लोगों को परफेक्शनिस्ट बोलते हैं, कुछ हद तक तो हम अपने आप को सुधार कर ही सकते हैं। दर्शकों, एक बहुत ही दिलचस्प चर्चा टीकाकरण यानी वैक्सीनेशन पर संपन्न हुई है, और इस विषय में हमें एक रोचक और एक बहुत ही आसान मार्गदर्शन डॉक्टर प्रमोद जी कुलकर्णी से हासिल हुआ है। इस चर्चा से जो मुख्य मुद्दे उभरे हैं वो इस तरह से हैं कि टीकाकरण हमारे स्वास्थ्य सेवा का एक अभिन्न अंग है, जिसे हमने हर हाल में पूरा करना है। इस टीकाकरण के लिए अगर हमें हमारे घरेलू बजट में कहीं कटौती करनी पड़ी या एडजस्टमेंट करना पड़ा, तो सर का कहना है कि ये हमने अवश्य करना चाहिए। क्यों? कि बच्चे का जो स्वास्थ्य है वो और किसी भी चीज़ से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण और लाभदायक है। मित्रों, कार्यक्रम आपका अपना है, और इस विषय में आपके सुझाव और आपकी प्रतिक्रिया, इसका हमें हमेशा से इंतज़ार रहा है। इसके लिए आप स्क्रीन पे दिखाए गए नंबर का उपयोग कर सकते हैं, और व्हाट्सएप का जो नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इससे आप हमें मैसेज कर सकते हैं या इस पर कॉल कर सकते हैं।
इस कार्यक्रम के माध्यम से हम हमारे दर्शकों को और उनके परिवार को हमेशा से शुभकामना देते हैं कि आपका आने वाला कल आज से अधिक कल्याणकारी और स्वास्थ्यवर्धक हो। अगले हफ्ते एक नए विषय पर एक नए एक्सपर्ट के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी और तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। सर, इस विषय पर आपने जो मार्गदर्शन हमारे दर्शकों को किया उसके लिए हम तहे दिल से आपके आभारी हैं। धन्यवाद। नमस्कार।